देखो आगे का टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल। जो ओवरव्यू था स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन बताया था, क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। जस्ट ऐसी एक सेंटेंस में हिंदी में बता दो। सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम, मतलब अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। बोले क्यों कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे करना है, पहले तो वो समझो कि भाई हमको मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन करना है, अपने आप को कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमको मिनिमम स्टॉक भी मेंटेन करना है, तो भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सोचो ना, अगर मेंटेन नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो सोचो। तो आपको लिखना भी वही है। अगर क्वेश्चन पूछेगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि बाय मैक्सिमम स्टॉक इज मेंटेन या बाय मिनिमम स्टॉक इज मेंटेन, तो यही लिखोगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताओगे कि अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी, मेंटेन करोगे तो वो सब नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ें नहीं होगा, वही आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो बताओ गुनगुन, अगर मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किए, मतलब मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किए का मतलब क्या हुआ, आपने कितना रखा होगा एक्चुअल में? हाँ, मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किया मतलब उससे भी ज़्यादा रख लिया। मैक्सिमम स्टॉक आपको क्या बोलेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही स्टॉक रखो, आपने उसकी बात नहीं मानी तो मतलब क्या किया होगा, उससे और ज़्यादा का स्टॉक रख लिया होगा। कम रखे होगे तो वो तो बोल ही गए कि उससे कम रखो, भाई मैक्सिमम से ऊपर मत जाओ। मैक्सिमम का मतलब यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम आपको ये प्रिंसिपल सिखाता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किया, मतलब वो जो प्रिंसिपल वो आपको समझाएगा कि भाई इससे ज़्यादा मत रखना, वो आपने तोड़ दिया, मतलब उससे भी ज़्यादा रख दिया, तो क्या दिक्कत होगी वो बताओ। कि अगर आपने मैक्सिमम स्टॉक से बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लिया, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लिया, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक आपके पास पड़ा रहेगा जो कि फिर कब तक पड़ा रहेगा नहीं पता, तो वो पड़े पड़े खराब भी हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ गुड्स, हाँ ठीक है, आउटडेटेड या ओल्ड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेट भी बोलते हैं जिसको, ऑब्सोलेंस हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। और सोचो, ठीक है बिल्कुल, ऐसे लिख देते हैं अनवांटेड डिस्काउंट, क्योंकि भाई आपने इतना ज़्यादा बना दिया है, जितनी डिमांड नहीं थी उससे भी ज़्यादा आपने पास स्टॉक मेंटेन कर दिया है, तो आगे जाके आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। जो बड़े बड़े डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट जो होते हैं वो बाय वन गेट वन क्यों करते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा माल मंगा लेते हैं, क्योंकि उनको कम में मिलता है ना। भाई उन लोग पहले तो ये सोचो MRP से कम में देते हैं, कैसे, क्योंकि उनको और ज़्यादा कम में मिलता है, बल्क में मंगाते हैं। अब कभी कभी बल्क में इतना ज़्यादा मंगा लेते हैं कि ओवर स्टॉक हो जाता है, ओवर स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उनको बाद में तक, क्योंकि सबका एक्सपायरी डेट होता है, तो एक्सपायर ना हो जाए तो बाय वन गेट वन ऑफर लाना पड़ता है। तो समझो ना, कैसे क्यों करेंगे वो लोग, लॉस नहीं होता होगा बाय वन गेट वन में, होता है, तो भाई यही तो दिक्कत है, अनवांटेड डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एक मेरा फेवरेट वाला, वो तो बताओ। शॉर्टेज ऑफ कैश, हाँ क्या चीज़, स्टोरेज कॉस्ट, बहुत बढ़िया। मेरा फेवरेट तो ये है शॉर्टेज ऑफ कैश, क्योंकि एक गलती से आपकी 100 इम्पैक्ट और पड़ेगा। गलती एक ही था कि मैक्सिमम स्टॉक से भी ज़्यादा रख दिए, अब उससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, स्टॉक आप ज़्यादा से मैक्सिमम से भी ज़्यादा रख दिए हो तो पेमेंट तो किए होगे ना उसका, या तो परचेज किए होगे या तो प्रोडक्शन किए होगे, या तो आप ट्रेडिंग एंटिटी होगे या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगे, चाहे आप कोई भी हो, स्टॉक ज़्यादा मेंटेन कर दिए बहुत ज़्यादा, तो कैश तो लगा होगा उसमें। ऐसा तो नहीं होगा कि 100% क्रेडिट परचेस होगा, क्रेडिट परचेस होगा भी तो कभी ना कभी तो दोगे ना पैसा उसको, तो या तो डेट में डूब जाओगे, ये भी बात है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, समझ आ गए। अगर आपने कैश में परचेस किया होगा तो शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाएगा। अब वाले वो बोलोगे नहीं सर क्रेडिट में परचेस किया होगा, तो ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी होती है, क्या लिखना चाहिए, क्रेडिटर आपका बहुत बढ़ जाएगा, तो आप डेट में डूब जाओगे ना। ठीक है, और आपने क्या बोला था अभी लास्ट में, स्टोरेज कॉस्ट, हाँ एक्सेस स्टोरेज कॉस्ट। भाई इतना जगह नहीं है हमको, दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास ये एक ही गोडाउन है, ये हॉल जो है बस ये गोडाउन है, अब मैंने मैक्सिमम से भी ज़्यादा रख दिया, आपने मंगा लिया, तो रखोगे कहाँ, यहाँ जब जगह नहीं है, आपको बाजू वाला एक और बिल्डिंग लेना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। एक्सेस स्टोरेज कॉस्ट, तो कितने सारे पॉइंट हो गए, समझ आ गए, है ना। अच्छा, शॉर्टेज ऑफ कैश में आप और उसको और डिटेल में बता सकते हो। पूरा पैसा तो आपने यहाँ पे लगा दिया, तो जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो आप पे नहीं कर पाओगे टाइम पे,
रेंट है, सैलरी है, फिक्स डेट पे देना होता है ना, फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट आप मीट नहीं कर पाओगे, टाइम पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा पैसा तो स्टॉक में लगा दिए हो। ठीक है, समझ आया? चलो फिर नेहा आगे, मिनिमम स्टॉक है। मिनिमम स्टॉक आपको क्या बोलेगा? मिनिमम मतलब कम से कम, है ना, कम से कम आपको इतना स्टॉक मेंटेन करना ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक बोलेगा कि इससे ज़्यादा, जैसे एक एग्जांपल ले लो ना, ये 100 ले लो, ये 60 ले लो, तो मैक्सिमम स्टॉक अगर 100 है तो मतलब वो ये बता रहा है कि 100 kg से ज़्यादा माल होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो ये सारी दिक्कतें होंगी, अगर 100 kg से ज़्यादा होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, और मिनिमम स्टॉक है मान लो 60 kg, मतलब 60 kg से कम स्टॉक आपके पास होना ही नहीं चाहिए, कम मत होने देना उसको। 60 कभी नहीं, मंगाते रहना, 60 से कम मत होने देना। अगर कम हो गया तो क्या दिक्कतें हैं, सोचो नहीं। हाँ, हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू मीट द डिमांड, अनेबल टू मीट द डिमांड। ठीक है, और बाकी लोग भी सोचे, चलो ठीक है, ठीक है, लैगिंग बिहाइंड इन द कंपटीशन। ठीक है, तो ये तो लास्ट इम्पैक्ट, ठीक है, सीक्वेंस तो है नहीं, वैसे ये लास्ट इम्पैक्ट है कि कंपटीशन में गुडविल कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर हर बार क्या बोलेगा कि ये तो इसके पास तो स्टॉक होता ही नहीं है, स्टॉक आउट हो जाएगा। देख, मैं स्टॉक आउट लिख देता हूँ, तो उसकी वजह से आपका फिर कस्टमर वापस नहीं आएगा। हाँ, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इन्फ्लेशन कैसे? हमारा स्टॉक कम हो गया, ठीक है, नहीं, ये तो एबनॉर्मल हुआ ना, आपने मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किया, वो आपकी गलती है। तो जो कम स्टॉक भी आपके पास पड़ा है, आप उसको ज़्यादा दाम में नहीं बेच सकते। ठीक है, वो एबनॉर्मल है, वो तो आपकी गलती है कि आपने मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किया। ठीक है, और इसके अलावा बस यही रहेगा। और कुछ आएगा क्या माइंड में? बस इतना ही होगा, मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं करने के नुकसान, तो यही उसके फायदे हैं। अगर मेंटेन करोगे तो ये सब नहीं होगा, वही उसका फायदा है। ठीक है, तो यही हमको सीखना है। देखो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, आओ, इन्वेंट्री कंट्रोल। हाँ हाँ, एक सेकंड, ओके, चलो फटाफट इसको एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। देखो, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिफाइंस इन्वेंट्री कंट्रोल एज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। अब देखो, जब भी थ्योरी पढ़ो, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ो, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाई करते हो, कंपेयर करके पढ़ो। देखो क्या लिखा है, फंक्शन। तो याद करो, बीएसटी में आप लोग पढ़े हो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो क्या था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये भी तो फंक्शन ही है, उसी टाइप का सिमिलर, बस जो फंक्शन वो था ये भी वही फंक्शन है कि मैनेजमेंट को ही करना पड़ेगा ना ये चीज़, कोई और थोड़ी आके करेगा बाहर से। ये भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे चाहे मैनेजमेंट लिख सकते हो, है ना। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योरिंग दैट, उससे क्या इंश्योर होता है, दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन द स्टॉक टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक। देखो एक ही सेंटेंस में इसने दोनों बता दिया, क्या दोनों, कि मिनिमम स्टॉक भी मेंटेन होना चाहिए और मैक्सिमम स्टॉक भी मेंटेन होना चाहिए। एक ही सेंटेंस में दोनों बता दिया। कैसे? पहले लिखा इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन स्टॉक। रिटेन मतलब रिटेन्ड अर्निंग होता है, जिसे हम अपने अर्निंग में से अपने रख लेते हैं, डिविडेंड नहीं बांटते हैं। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है कुछ उसमें से हम डिविडेंड बांट देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। और जो हम कंपनी में अपने पास रखते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया या एक्सपेंशन के लिए हम अपने पास रखते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब हम अपने पास रखे हुए हैं, तो रिटेन इन द स्टॉक हमारे पास पड़ा होना चाहिए, सफिशिएंट पड़ा होना चाहिए। मतलब ये बता रहे कि मिनिमम स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। हाँ देखो ये बता रहे हैं, टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, जितनी डिमांड आएगी वो मीट होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट कैरिंग अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक। तो ये आपको क्या बताया, क्या मेंटेन होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, वो भी साथ में बता दिया, ठीक है। विदाउट कैरिंग मतलब इतना को कैरी नहीं करना है, कितना कैरी नहीं करना है, अननेसेसरीली लार्ज स्टॉक कैरी नहीं करना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम मेंटेन करना है।
दोनों, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक, देखो भाई आ गया, सफिशिएंट मतलब मिनिमम स्टॉक, एंड ओवर स्टॉक मतलब मैक्सिमम स्टॉक। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं पे वो आप डिसाइड करो। जैसे है ना, मिनिमम कितना मैंने बोला 60, मैक्सिमम 100, अब 60 और 100 के बीच में वो आपकी मर्जी, आप कितना भी करो, 70, 80, 90 वो आपकी मर्जी है, ठीक है। द स्टॉक मेंटेन शुड बी सफिशिएंट टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सो दैट अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो कैन बी मेंटेन। फिर से मतलब जहाँ सफिशिएंट बोला ना, देखो मिनिमम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सफिशिएंट है कि भाई इतना तो कम से कम होना ही चाहिए जो आपके प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त हो, प्रोडक्शन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, वही बता रहे, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो चलना चाहिए, है ना, मतलब वो मिनिमम स्टॉक की बात कर रहे हैं। इनसफिशिएंट स्टॉक मतलब मिनिमम स्टॉक से भी आप कम चले गए तो इनसफिशिएंट स्टॉक नॉट ओनली पॉज द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को तो रोकता ही है, बट ऑल्सो कॉज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड गुडविल। लॉस ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल होता है, सेल नहीं होगा और कस्टमर वापस जाएगा उल्टा अलग, बाकी कस्टमर को बता देगा, तो उसका गुडविल खराब, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन्वेंटरी रिक्वायर सम फंड फॉर परचेज। भाई अगर आप इन्वेंटरी ले गए हो, चाहे 1 kg ले गए हो, चाहे हजारों kg ले गए हो, पैसा तो लगेगा ना, तो पैसा लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल लगेगा, विथ अ रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। भाई बड़े बड़े खराब हो सकता है, पिल्फरेज मतलब लीकेज हो सकता है, लॉस वगैरह, पिल्फरेज इज नॉर्मल लॉस। तो मतलब ये मैक्सिमम के लिए बता रहे हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा भी मत रख लो कि आपका फंड आपका ब्लॉक हो जाए, ठीक है, या स्टोरेज करने में दिक्कत हो, मेंटेनेंस करने में दिक्कत हो, ऑब्सोलेट और पिल्फरेज होने का रिस्क हो, ये मैक्सिमम स्टॉक की लाइन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश एकदम लैंग्वेज आपको ऐसी ही लिखनी है जाके, है ना, सेम टू सेम नहीं बोलूँगा। जैसे की पॉइंट्स हैं, जैसे पता है सफिशिएंट को 3 बार आ गया, तो आपके आंसर में सफिशिएंट वर्ड होना चाहिए, जहाँ पर भी एक्सप्लेन करोगे, मिनिमम स्टॉक को एक्सप्लेन करोगे ना, तो सफिशिएंट होना ही चाहिए, ठीक है। और जैसे अपना मैक्सिमम को करोगे तो जैसे ये सब ना, फंड ब्लॉकेज होने का दिक्कत है, स्टोरेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस होने का रिस्क है, पिल्फरेज होने का रिस्क है, तो ये सब की पॉइंट्स है, ये होना चाहिए, बाकी तो आप ओन सेंटेंस में लिखोगे, ठीक है। हाँ आगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू मेंटेन अ ट्रेड ऑफ बैलेंस, ट्रेड ऑफ बिटवीन मतलब भाई बीच का हमको रास्ता निकालना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, है ना। देखो ना, ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉकिंग, कहीं पर भी मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक को यूज़ नहीं किया और पूरा एक्सप्लेन वही किया, है ना। स्टॉक आउट मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट कब होगा, जब आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे, और ओवर स्टॉकिंग कब होगा, जब मैक्सिमम मेंटेन नहीं करोगे, उससे भी ज़्यादा चले जाओगे, है ना। तो उसके बीच का आपको ट्रेड ऑफ करना है, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेंटरी कंट्रोल का, ठीक है। फिर द मैनेजमेंट में एम्प्लॉई वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल टू हैव अ बैलेंस, अलग अलग मेथड वो लगा सकता है, बाकी हमारे लिए तो फॉर्मूले हैं, असली में तो वो कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। चलो नोट्स वाली कॉपी निकालो, लिखते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोल, अच्छा इंग्लिश गाने सुनते हो कोई, कभी कभी, अच्छी बात है। तो उसमें एक फ्रेज आता है, वो क्या, रॉक एंड रोल, बस वही आएगा फॉर्मूले में, देखो रॉक एंड रोल, ये लो लिखो इसको, अभी देखेंगे सब डिटेल में फुल फॉर्म क्या है और उसका मीनिंग सब क्या है। आर ओ क्यू है ना, क्यू में मतलब क्या आता है, तो उसको रॉक एंड रोल याद करने के लिए ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ, और रोल में सिंगल एल आएगा, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एल, तो रॉक एंड रोल अपन बोल सकते हैं याद रखने के लिए। हाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे है माइनस ब्रैकेट ओपन मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ब्रैकेट क्लोज, अब खत्म हुआ। ये है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। भाई मेरे को ये पता करना है
क्योंकि देखो हर स्टॉक का लेवल बिजनेस टू बिजनेस डिफर होगा, डिपेंड करेगा उसके नेचर और साइज के ऊपर। अगर छोटा बिजनेस है तो उसका मैक्सिमम स्टॉक कम होगा, बड़ा बिजनेस है तो उसका मैक्सिमम स्टॉक भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो एक ही है ना, बस इसके हिसाब से निकाल लो। तो ऐसे देखो मैं बताता हूँ ना, हर बार गिनती के हिसाब से याद रखो। कॉस्ट शीट में भी ऐसे ही बताया मैंने, गिनती करो कितने आइटम है तो आपको याद होगा, 4 आइटम है, ऐसे याद रखते चलो। 4 आइटम है, ROQ प्लस ROL, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 है ना, उसको 2 काउंट करो, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो ऐसे टोटल 4 आइटम हो गए। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं क्या चीज़ है डिटेल में, चारों को लिख लिए इतना। ठीक, चलो आते हैं सबसे पहले ROQ के ऊपर। फुल फॉर्म रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। चलो फुल फॉर्म मैंने बता दिया, अब मीनिंग आप लोग गेस करो। चलो पलाश सोचो थोड़ा सा, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या समझ आया, क्या मतलब होगा ये? बस क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी जैसे केजी में होता है, टन में होता है, लीटर में होता है, तो आप कितना मंगा रहे हो, रीऑर्डर मतलब जब वापस से ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना मंगाओगे, तो बस उसको लिखो चलो इंग्लिश में। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड, जो हम ऑर्डर करते हैं, विच इज ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। हाँ, साल भर का नहीं ना, साल भर का क्वांटिटी कितना मंगाओगे वो नहीं पूछ रहा हूँ। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ऑर्डर में कितना मंगाओगे। एक बार आपने फोन उठाया, लाला को फोन मिलाया एक बार, और फिर बोला भाई इतना माल भेज दो, एक बार में गाड़ी में जो बोले ना इतना माल आएगा, तो बस वो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो विच इज ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिंगल ऑर्डर, है ना, साल भर का नहीं है ये, एक ऑर्डर का है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, छोटा सा यही है बस, और कुछ नहीं। हाँ, पर इसके अलावा इसके एजम्पशंस हैं, वो लिखेंगे। चलो एजम्पशंस ऑफ ROQ, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एजम्पशन है। 2 एजम्पशन है। पहला द क्वांटिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्डर। देखो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही ये होता है कि जो एक ऑर्डर में मंगाते हो, तो ऐसे तो साल भर में बहुत सारे ऑर्डर मंगाओगे, सिर्फ साल भर में एक ही ऑर्डर थोड़ी होगा, 10, 20, 30 ऑर्डर, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है उतने ज़्यादा ऑर्डर आप प्लेस करते जाओगे। तो मतलब एजम्पशन है कि जितने भी ऑर्डर मंगाओ, हर ऑर्डर में क्वांटिटी सेम होती है। कि अगर आपने पहले ऑर्डर में 200 kg मंगाया तो बस फिक्स हो गए, दूसरे ऑर्डर में पूरा साल भर ऐसे ही चलेगा। पहले ऑर्डर में 200 kg मंगाए ना, बस अब हो गया फिक्स, दूसरे ऑर्डर में भी 200, तीसरे में भी 200, चौथे में भी 200, हर ऑर्डर में 200। एजम्पशन। असली में तो मैं कितना भी मंगाऊंगा, असली में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एजम्पशन। तो द क्वांटिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे कितना भी ऑर्डर मंगा लो, हर एक ऑर्डर में क्वांटिटी अपना सेम आएगा। ठीक है, सीए क्या है, थोड़ा आप लोगों के लिए इजी करना चाहता था ना, तो इसलिए उन्होंने असम्पशन डाल दिया कि भाई चलो सेम रहेगा। हाँ, अंडरलाइन करना क्वांटिटी और कांस्टेंट, तो अलग से दिखेगा हाँ भाई क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा असम्पशन द टाइम गैप। भाई एक और 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप होगा ना, ऐसा थोड़ी एक ऑर्डर आया तुरंत दूसरा, दूसरा आया तुरंत तीसरा, इंस्टेंट थोड़ी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, थोड़ा टाइम गैप होता है, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। लिखो द टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। क्या होता है कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स? हाँ, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो उसमें आपका टाइम गैप सब में सेम रहेगा। द टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या चीज? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल। अगर कंपनी ऐसा करती है, वही तो बता, अगर कंपनी ये करने में सफल हो जाती है, कभी उसको ना स्टॉक आउट होगा ना ओवर स्टॉक होगा। प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, प्रैक्टिकली मुश्किल है,
पर अगर आपने फॉलो कर लिया ये 2 एजम्पशंस को, प्रैक्टिकली अगर अप्लाई कर दिया तो कंपनी बहुत स्मूथली चलेगी। बस सब फिक्स है ना, क्वांटिटी फिक्स है, टाइम गैप भी फिक्स है, प्राइस भी फिक्स ही रहेगा। बेसिक एजम्पशन भी यही मान के चलोगे, जब तक इन्फ्लेशन नहीं है प्राइस भी तो सेम ही रहेगा। तो सब कुछ सेम है तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी ऑर्डर होगा, जल्दी माल आ जाएगा, है ना। वही सेम चीज़ आप बार बार करोगे तो उसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और बार बार आपको बोलूँगा पहले ये करो, बाद में वो करो, है ना। मैं आपको बोलूँगा पहले फाइनेंस का काम संभालो, फिर बोलूँगा ऑडिट संभाल लो, फिर बोलूँगा टैक्स संभाल लो, तो नहीं कर पाओगे। और बोलूँगा एक ही फील्ड में जाओ, टैक्स में जाओ, तो उसी में पूरा अपना ज़िंदगी बिता दो तो एकदम स्पेशलाइज हो जाओगे। तो वही है इसमें, कॉन्स्टेंट रहो एक जगह पे तो ज़्यादा बेटर है। इसको चलो एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लिए दोनों एजम्पशन, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो मान लो फर्स्ट ऑर्डर आपने प्लेस किया, फर्स्ट ऑर्डर वही ले लो 200 kg का, ठीक है। इसका मतलब जितने भी ऑर्डर आप मंगाओ, चलो मान लो आप साल में 5 ऑर्डर मंगा रहे हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ऑर्डर मंगा रहे हो, ठीक है। तो कितना होगा सब में क्वांटिटी, अब बता दो। सब में 200 होगा। अच्छा 200 ही तो है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। सिंगल, पहला वाला सिंगल ऑर्डर है, उसमें आप 200 मंगाए और फिर उसके आगे अजम्पशन लगा दिए कि भाई पहले में 200 है ना, मतलब सब में 200 रहेगा, सब में, ठीक है। ये पहला अजम्पशन कि भाई क्वांटिटी सेम रहेगा। दूसरा क्या था, द टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप रहेगा, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के बीच का जो टाइम गैप रहेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच का टाइम गैप, फोर्थ और फिफ्थ के बीच का टाइम गैप, ये सब 1 2 3 4 जितने भी टाइम गैप होंगे ये सब आपस में सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो कैसे निकालूंगा वो बताओ। 2 महीना 12 महीने में निकाले हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, एकदम सही। कैसे निकालेंगे देखो बाकी लोग, ठीक है। टाइम गैप कांस्टेंट है और कितना है वो तुम समझ गए, हाँ भाई दोनों ऑर्डर के बीच में टाइम गैप जो है वो सेम रहेगा, पर एग्जैक्टली कितना है, कितना दिन, कितना महीना, हाँ 12 दिन, सिर्फ 12 दिन, 2 महीना 12 2 महीना 12 दिन। कैसे आया, डिवाइड बाय हाँ भाई देखो साल में आजकल 12 महीने होते हैं, कल पूछूंगा। तो देखो 12 महीने हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 12 महीने का टाइम गैप यही है ना, मैं बोला टाइम गैप कांस्टेंट है, तो साल भर में टाइम कितना होता है 12 महीना या 365 दिन या 52 हफ्ता, आप कुछ भी ले सकते हो, जो क्वेश्चन में बोलेगा वो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी फॉर्मेट में आंसर बता सकते हो, मंथ्स में या डेज में या वीक्स में, बट लॉजिक आपका वही है। ये है तो टाइम ना, मैं बोलूँगा टाइम को किस में नापते हैं, आप बोलोगे आवर्स में, आवर्स थोड़ी देखना है, साल भर का देखना है, तो आप या तो मंथ लोगे या डेज या वीक, साल भर का, है ना। दिस इज द टाइम, मंथ भी तो एक टाइम होता है, 30 दिन का समय तो होता है ना वो भी, तो मंथ इज द टाइम जो कि टोटल टाइम है साल भर का, उसको आप 5 में इक्वल बांट दो, 5 ऑर्डर है ना, 5 में इक्वल बांट दो, मतलब ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे अभी 5 है, तो 12/5 करोगे 2.4 आएगा, है ना। हाँ इसमें गलती मत करना, चलो आप लोग सही हो, बड़े हो गए उसमें सही जवाब देगा। कई लोग क्या सोचते हैं 2.4 आया ना मतलब 2 महीना और 4 दिन, ऐसा सोचते हैं। हाँ जो 0.4 है, हाँ बिल्कुल जितना दिन होता है वो करेंगे, हाँ ये सब आप लोग जानते हो, गुड। अभी मैं 2.4 लिख देता हूँ, तो देखो अब 2.4 महीना, 2.4 महीना, सब में 2.4 महीने का गैप रहेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, हाँ अच्छा बताओ, ये जो आपने 200 kg मंगाया हर बार में, टोटल कितना हो गया, 1000 हो गया टोटल साल भर में। तो इसको मैं कहूंगा ए, ये ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा, अभी हमारे में नहीं आया, अभी जस्ट 5 मिनट बाद आ जाएगा। ए का मतलब फुल फॉर्म में एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखना, अभी जस्ट 2 मिनट बाद काम आएगा। पूछूंगा ए मतलब क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये चारों शब्द बोलना है, एनुअल भी बोलना है, कंजम्पशन भी बोलना है, ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये सब होता है ऐसा अजम्पशन कि टाइम गैप भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है हर बार का, ठीक है। अब इसके बाद हाँ ठीक है, आगे आते हैं, लिखो आगे, अजम्पशन हो गया, आगे लिखो। आगे की ओर खत्म नहीं हुआ है, इसी के बारे में और कुछ टिप्पणी बाकी है कि इफ ROQ is given in the question, ROQ is given in the question, तो क्या करोगे,
क्वेश्चन में दिया है, क्या करोगे? पुट कर देना फॉर्मूले में, देन ओके। इफ IOQ इज गिवन इन द क्वेश्चन देन ओके, अच्छी बात है भाई, दिया है ना IOQ तो यहाँ पे पुट कर देना है जो फॉर्मूले में। हमको तो ये निकालना है, हमको तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, उसके लिए हमको IOQ की नीड है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, IOQ दिया है क्वेश्चन में, हाँ तो ठीक है ना, ओके, वहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में। दिक्कत तो तब होगी जब नहीं दिया होगा। अब लिखो इफ IOQ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट को लिखो कैपिटल में, अंडरलाइन कर दो, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन उसको बोलो भाड़ में जा, हम EOQ निकालेंगे। इफ IOQ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन कैलकुलेट EOQ, है ना। ऐसा नहीं भाई, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है तो हम उसके पीछे पीछे थोड़ी भागेंगे, हम दूसरे के चले जाएंगे, दूसरे के साथ। तो IOQ अगर नहीं दिया हुआ है हम EOQ निकालेंगे, जा हट, IOQ को बोलेंगे साइड हो जा, नहीं दिया ना हट जाए यहाँ से, EOQ निकालेंगे, उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पुट कर देंगे। ये चीज़ समझ आ गई, क्या बोला है ना। ये दोनों पॉइंट मतलब साथ में ही है। अगर IOQ दिया है, पहले आप क्वेश्चन में देख लो पूरा, अगर आपको रीऑर्डर क्वांटिटी इस नाम से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वहाँ पुट कर लो फॉर्मूले में, यहाँ पे जो भी 100 200 जो भी दिया जाएगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल में 200 kg लिया, तो अगर क्वेश्चन में दिया है, कुछ भी दिया जाएगा तो आप पुट कर सकते हो। नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, IOQ निकालोगे क्या? नहीं, IOQ का कोई निकालने का तरीका नहीं होता है, EOQ निकालोगे। अब ये EOQ क्या है उसको लिखेंगे। EOQ मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा, देखो इकोनॉमिक वर्ड आ गया, मतलब ये क्या होगा, गेस करो। मार्केट में जैसा है। नहीं, वो था रीऑर्डर क्वांटिटी और ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या? मनी क्या? मनी टर्म्स में क्या? क्वांटिटी को मनी टर्म्स में कैसे लिखेंगे? साइंस ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी में और उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उस ऑर्डर नहीं। सबसे कम कॉस्ट। हाँ, पूछ लो बाजू वाले से। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखो, चलो साथ साथ में लिखो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which is ordered in a single order। तो जाना पहचाना मीनिंग नहीं लगेगा, आगे और होगा से। हाँ आगे तो है ये, और बाकी किसका है ये? आगे, हाँ देखो यहाँ तक पूरा सेम है। ये लो, आपको मैंने सिमिलैरिटी बता दिया, सिमिलैरिटी बिटवीन IOQ एंड EOQ, कि दोनों का मतलब बेसिक मीनिंग वही है, सेम है। कि भाई EOQ वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाते हो इन अ सिंगल ऑर्डर, IOQ भी तो यही था, वो क्वांटिटी जो आप एक बार में मंगाते हो। तो ऐसा क्या एक बार में हम दो अलग अलग क्वांटिटी मंगाते हैं? नहीं, अभी तो मैंने बताया ना, पहले आपको IOQ को प्रायोरिटी देनी है, IOQ इज गिवन प्रायोरिटी, वो उसको पहले ढूंढना है। दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप EOQ मंगाओगे। समझ आ गया? वापस से रिपीट करता हूँ लास्ट टाइम, देखो ये इसका जो बेसिक मीनिंग है दोनों का सेम है। सिमिलैरिटी बिटवीन EOQ एंड IOQ, कि दोनों ही क्या है, वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाते हो। तो आपको डाउट आएगा, एक बार में आप दो अलग अलग क्वांटिटी कैसे, एक बार की बात होगी ना, एक ऑर्डर, तो एक ऑर्डर में दो अलग अलग क्वांटिटी कैसे आ सकती है? EOQ भी आएगा, IOQ भी आएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अभी तो हमने देखा IOQ इज गिवन प्रायोरिटी, अगर वो दिया है तो ओके हम वही मंगाएंगे, फिर EOQ को नहीं छोड़ देंगे उसको। तो नहीं दिया होगा तो हम EOQ में शिफ्ट हो जाएंगे। समझ आ गए? तो दोनों का बेसिक मीनिंग है क्वांटिटी विच इज ऑर्डर इन अ सिंगल ऑर्डर, comma at which total inventory cost is less than that of IOQ। मतलब EOQ में शिफ्ट होने का आपको एक फायदा भी मिलेगा। ठीक है, देखो यही मैंने बताया ना, ये नॉलेज आपको अप्लाई करना है भाई। जो चीज़ नहीं मिलेगा ये IOQ अगर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो उसके पीछे पीछे मत भागो, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो आपको फायदा भी मिलेगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है EOQ में शिफ्ट होने का, या एक्स्ट्रा बेनिफिट कि जो आपका साल भर का टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा ना EOQ में, वो IOQ के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट से कम होगा। मतलब देखो ऐसे मैथ्स जैसे लिखो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मैं TIC लिख देगा, तो देखो TIC ऑफ EOQ
विल बी व्हाट, लेस देन, वही लिखा ना लेस देन, तो ऐसा वाला साइन लगाऊंगा, लेस देन दैट ऑफ ROQ, मतलब TIC ऑफ ROQ ऑब्वियसली, TIC मतलब टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ ROQ। तो ये बेनिफिट है ना आपको EOQ में शिफ्ट होने का, ये फायदा मिलेगा आपको कि उसका टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट ROQ के टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट से कम आएगा। ठीक, तो ये कौन बोलता है, मतलब कि भाई EOQ का कॉस्ट कम आएगा, ये कौन बोलता है, ये लॉ बोलता है, ये लॉ है, ये कानून है कि ऐसा ही होगा, EOQ का खर्चा कम ही आएगा। पर जहां लॉ होता है वहां उसका एक्सेप्शन भी होता है। तो आप लोग एक्सेप्शन कब होगा वो मैं बताऊंगा, बट एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा बताओ, मतलब कौन सा कम कौन सा ज्यादा। हाँ ROQ, हाँ तो लिखो TIC ऑफ एक्सेप्शन, मतलब क्या, कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे आपका जो लॉ है वो लॉ फॉलो नहीं होगा, लॉ टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं कि वो इलीगल है। हाँ मतलब एक्सेप्ट वो सिचुएशन ही वैसी है कि पासा उल्टा हो गया है, तो TIC ऑफ EOQ वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, ये अपन यहाँ पे लिखा है, उसको शॉर्ट में लिखा है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज लेस देन ROQ, तो ये मैंने मैथ्स के जैसे दिखा दिया साइन लगा के, मगरमच्छ का मुंह है ना। और उसके बाद एक्सेप्शन लिखे कि भाई TIC ऑफ EOQ ज्यादा हो जाएगा TIC ऑफ ROQ से, गैस करो कब हो जाएगा ऐसा। चलो एक हिंट मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग को एक्सेप्शन को मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक्सेप्शन ऐसा कब होगा, क्या होगा वो तो आप देखिए, आप लोग बताइए भी, तो कब होगा वो भी आप लोग बताओ, एक हिंट मैं देता हूँ। हाँ एकदम सही, चलो देखते हैं, और बाकी लोग सुनने देख लें एक बार। ऐसे यहाँ ग्राफ में बता देता हूँ, जो EOQ होता है ना जनरली 99.9% वो कम होता है। मान लो अगर ये 100 kg है ना, ये कम होता है, और जब ROQ है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे मान लो 5000 kg, ऐसा ले लो 5000, ठीक है। तो अब सोचो, और ये हमेशा होता है, मतलब ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन वाला, ये हमेशा होता है, चाहे लॉ वाला फॉलो हो चाहे एक्सेप्शन, वो तो कॉस्ट की बात होगी ना, लॉ एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, TIC। मैं तो ये क्वांटिटी लिखा हूँ, मैं TIC थोड़ी लिखा हूँ, मैं तो क्वांटिटी लिखा हूँ, हमेशा यही होता है, हमेशा EOQ की क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू ROQ, क्वांटिटी हमेशा EOQ की कम होती है। तो फिर अब सोचो, हाँ 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 नहीं ऐसा नहीं है, नहीं सोचो ना प्रैक्टिकली, पहले वो सोचो, आप अगर आप 100 kg ले गए हो तो आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा, और 5000 kg ले गए तो आपको प्राइस कितना देना पड़ेगा। 10 के हिसाब से मान रहे, मतलब प्राइस आपका सेम रहेगा। तो अब समझो यही तो है लॉ और एक्सेप्शन, अगर प्राइस सेम है तो देखो लॉ के बाजू में लिखो इन केस ऑफ सेम प्राइस, इन केस ऑफ सेम प्राइस, मतलब ये कंडीशन है भाई आपका प्राइस सेम होना चाहिए, चाहे आप EOQ मंगाओ चाहे आप ROQ मंगाओ, उसमें अगर दोनों में आपका प्राइस सेम है ना तो ये लॉ फॉलो होगा, मतलब ये लॉ का एक कंडीशन है, दोनों का अगर प्राइस सेम होगा तो जो लॉ बोलता है तब वो चीज पॉसिबल होगी। बट एक्सेप्शन कब हो जाएगा, इन केस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस, और डिफरेंट प्राइस होगा क्यों, क्योंकि डिस्काउंट होगा, और इसलिए तो मैंने आपको इतना हिंट दिया भाई 100 kg और 5000 kg, तो जहां आप 100 kg से 5000 मंगाओगे तो सप्लायर लाला आपको डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देगा ना तो अब इसमें खर्चा कम आ जाएगा, 5000 kg मंगाओ तो वो आपको डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देगा तो फिर ROQ में खर्चा कम आ जाएगा, और वही तो हमारा एक्सेप्शन है, वही तो हमारा एक्सेप्शन है कि ROQ में कम आ जाएगा, कब आएगा, व्हेन देयर इज डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट तभी होता है जब बल्क में मंगाते हो, बल्क कौन सा होता है, बल्क हमेशा ROQ होता है, तो अगर ROQ मंगाओगे बल्क में मंगाओगे और डिस्काउंट भी है, अरे वाह, तो मतलब खर्चा उसी में कम रहेगा, व्हेन देयर इज डिस्काउंट। ये चीज़ को अच्छे से समझ के चलना, रटने तो बोलूँगा नहीं, इतने सारे हम 20 30 40 100 क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप मन में बैठ जाएगा, यही तो एग्जाम में आता है, सबसे ज़्यादा यही आता है कि कॉस्ट निकाल के दो, EOQ का कॉस्ट निकालो, ROQ का कॉस्ट निकालो, और फिर बताओ कि कौन सा हमको ऑर्डर करना चाहिए भाई, जिसमें कम आएगा उसको ऑर्डर करना चाहिए।
तो कभी उसमें कम आएगा, कभी इसमें कम आएगा, वो आप क्वेश्चन बनाते बनाते खुद बैठ जाएगा मन में। कभी मैं नहीं बोलूँगा कि उसको याद करके जाना है, याद हो जाएगा। ठीक है, ये लिखे अच्छे से, लॉ ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा अब इसका लिखो एजम्पशंस। जैसे एजम्पशन ऑफ IOQ लिखे थे, वैसे ही एजम्पशंस ऑफ EOQ, और डैश डाल के लिखना सेम एज IOQ, सेम एजम्पशन, क्योंकि बेसिक मीनिंग तो भाई वही है कि EOQ वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाओगे, IOQ भी वही क्वांटिटी है जो आप एक बार में मंगाओगे। तो एजम्पशन वही है। क्या क्या एजम्पशन था? पहला क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, दूसरा टाइम गैप भी कांस्टेंट रहेगा। IOQ का एजम्पशन था, EOQ का भी वही एजम्पशन है, क्योंकि उनका मीनिंग ही वही है, एक ही है, सेम है, तो एजम्पशन भी सेम। ठीक है, हाँ, और सबसे मेन मुद्दे की बात, हम EOQ में शिफ्ट कब होंगे? हम कब EOQ निकालेंगे? IOQ नहीं दिया होगा तो EOQ निकालेंगे। ऐसा नहीं कि EOQ दिया रहेगा, EOQ आपको निकालना है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, कैलकुलेट EOQ। तो भाई वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है, EOQ का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर में 2 × A × O होल डिवाइड बाय C। ये देखना पड़ेगा AOC क्या है। समझ आ गया हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे? फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला पूछते जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक ही चीज चल गई है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने चालू किया भाई, हाँ IOQ ही चलेगा है। उसका मीनिंग देखे, एजम्पशन देखे, दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो EOQ निकाल लेंगे, फिर उसका खर्चा देखे किसमें काम आता है, और अब EOQ निकालने का फॉर्मूला। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो 2 तो 2 होता है, वो आपको दिख जाएगा कैलकुलेटर में। बाकी देखें A मतलब क्या होता है बताओ? वो आपको यहाँ पे चाहिए भाई। EOQ वो है ना जो आपको एक बार में मंगाना है, तो एक बार में कितना मंगाना है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके साल भर के कंजम्पशन के ऊपर। साल भर आप कितना माल मंगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितना मंगाने वाले हो। ठीक है, तो A मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये पूरा लिखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पे घुमाता है। जिस बंदे को ये पूरा सेंटेंस याद नहीं होगा, क्वेश्चन उसको घुमाएगा, वो बंदा घूम जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल की जगह क्या दे सकता है? वीकली देगा, मंथली देगा, तो वो आप लोग कैपेबल हो। मंथली है तो क्या करोगे? × 12, वीकली है तो 52, और डेली है तो 365। बताऊंगा 360 लिया जाता है, बताऊंगा कब 360 लेना है वो देखेंगे अभी हम लोग। जनरली 360 लिया जाता है कॉस्ट में। ठीक है, तो एनुअल वो आप लोग कैपेबल हो उसको कन्वर्ट करने के लिए। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसको ऐसे सिंगल ट्रीट करो। हाँ, ये एक ही चीज़ है, मान के चलो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, आपको ये चाहिए ना, क्योंकि आप चैप्टर ही वही पढ़ रहे हो। मटेरियल कितना मंगाना है, मटेरियल कितना खर्च करना है, कितना कंज्यूम करना है, तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए ना। नहीं देगा, क्या दे देगा उसकी जगह? डिमांड ऑफ, अच्छा डिमांड होती किसकी आप बताओ? फिनिश गुड्स की। आपको डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स दे देगा। मतलब मान लो एनुअल ही दिया, चलो आपको एनुअल में नहीं घुमाया, एनुअल दे दिया, साल भर का दे दिया, तो बंदे क्या करें, जल्दी जल्दी में इसी को पुट कर देंगे। हाँ सर एनुअल है, A मतलब एनुअल, देखा एनुअल, पुट कर देंगे। गलत, आगे तो देखो क्या है, एनुअल डिमांड है, वो डिमांड हमेशा फिनिश गुड्स की होती है। तो हम फिनिश गुड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इतने फिनिश गुड्स को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, हमको वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सब चीज़, उसको हम चलो क्वेश्चन से ही देखेंगे। बाकी ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे घुमा सकता है, एनुअल की जगह मंथली वीकली घुमाएगा, वो आप कैपेबल हो। बाकी ये ध्यान रखना, कंजम्पशन की जगह जहाँ डिमांड दे दिया ना, डिमांड तो फिनिश गुड्स की होती है मार्केट में। कोई कस्टमर ऐसा थोड़ी आएगा जो रॉ मटेरियल मांग के जाएगा, उसकी डिमांड नहीं करते। तो डिमांड बोला मतलब फिनिश गुड्स का डिमांड है कि इतना फिनिश गुड्स आपको बेचना है, बेचने के लिए बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा, वो आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जानकारी दिया जाएगा, उससे हमको निकालना रहेगा। कुछ ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, जो क्वेश्चन में बोलेगा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये ध्यान रखना है बस आपको। हाँ, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चलो इसको गैस करो क्या होगा ये। हाँ, पर ऑर्डर है, मतलब पर ऑर्डर ही होना चाहिए कि एक ऑर्डर को
ऑर्डर करने की कॉस्ट। तो होता क्या है ऑर्डर करने की कॉस्ट? एग्जाम्पल, हाँ, जो हम लोग कल पढ़े हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, कि मटेरियल को अपने प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा है, फ्रेट, इनवर्ट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, जीएसटी वगैरह, सब ऑर्डर की कॉस्ट है। ठीक है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का, वो ऐसा अलग अलग नहीं देगा जैसे कल वाले क्वेश्चन में दिया था, सीधा देगा। ओ में कभी नहीं घुमाता, ओ में कभी घुमाता ही नहीं, ओ इतना प्यारे तरीके से बस दिया होता है, ओ इक्वल टू 500, ओ इक्वल टू 400, सीधा दिया होता है। ठीक है, अच्छा, पर इसके और भी नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। एक हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना, प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्च है तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, और एक और नाम है हैंडलिंग कॉस्ट। आप हैंडल करके उसको लेके आए हो ना, एक जगह से उठा के, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हैंडल करके लेके आओगे ना, वहां से लोड करोगे, फिर ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर वहां पे अनलोड करोगे, दैट इज हैंडलिंग। ठीक है, किसी भी नाम से दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जगह एक क्वेश्चन में डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट भी बोला है, ये लिख लो उसको भी, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। पेपर वर्क जो करना रहता है ना, डाला से मंगा रहे हो तो पेपर वगैरह होते हैं, साइन किए जाते हैं, एग्रीमेंट होता है, तो वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होता है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। एग्रीमेंट बनाएंगे, बिल विल सब जो भी होगा। ठीक है, परमिट लगता है, ट्रक को इधर उधर ट्रांसपोर्ट का परमिट लगता है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन काम होता है। ठीक है, ये ओ है, कब भी नहीं घुमाएगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1% भी नहीं बोलूंगा कि घुमाने का चांस है, दिया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट बचा नीचे में अपॉन में सी है। ठीक है, सी मतलब है अपना हमारे पास कैरिंग कॉस्ट, खत्म नहीं हुआ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये तो समझ आ गया, पर यूनिट पर एनम मतलब एक यूनिट को एक साल तक क्या करने का खर्चा, कैरी मतलब क्या, बिल्कुल होल्ड करके रखना, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टोर करके रखना। देखो मंगा तो लिए ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का खर्चा था। अब ला तो लिए, अब गोडाउन में रखोगे ना उसको, उसका भी तो खर्चा लगेगा, लेके तो आ गए, वो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब तक आपके स्टोर में पड़ा रहेगा उसका स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग उसका होता है स्टोरेज कॉस्ट। लिखो स्टोरेज कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, स्टोर किया हो ना, मतलब मैं उसको होल्ड किया हुआ, अभी अपने पास रहेगा, उसमें वो होल्ड किया हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है। ठीक है, लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, हाँ, तो ध्यान देना, हैंडलिंग और होल्डिंग लगभग सेम है, बोलने का जो वर्ड लगभग सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। हैंडलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके आना जाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डरिंग कॉस्ट है। होल्डिंग मतलब होल्ड करना, अपने पास पकड़े रखना, तो दैट इज स्टोरेज कॉस्ट। और एग्जैक्ट नाम है कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैसे होनी चाहिए, देखो ये भी आपको ध्यान देना है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पर ऑर्डर की पता होनी चाहिए, एक ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितना ऑर्डरिंग का खर्चा लगेगा। और कैरिंग कॉस्ट कैसी पता होनी चाहिए, पर यूनिट पर एनम, मतलब अगर मैं एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करूंगा तो कितना खर्चा लगेगा, दैट इज सी। ठीक है, फुल फॉर्म तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसका मीनिंग यही हुआ ना कि अगर मैं एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करता हूँ अपने वेयर हाउस में तो उसको कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, अब सी में भी कहानी है, लिखें इसके आगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ए है, ए मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, तो ये किस फॉर्म में दिया होना चाहिए, मतलब रुपीस के टर्म्स में या क्वांटिटी में, या कैसे, क्वांटिटी में होना चाहिए। एनुअल कंजम्पशन बोलेगा ना, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये यूनिट्स के फॉर्म में होना चाहिए, इतना यूनिट्स, इतना केजी, इतना लीटर, इतना टन साल भर में हम कंज्यूम करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे दिया होना चाहिए, हाँ कॉस्ट है ना, कॉस्ट है तो ये रुपीस के टर्म्स में दिया होना चाहिए। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट, ये भी कॉस्ट तो है ही ना, ये भी रुपीस के टर्म्स में दिया होना चाहिए, नहीं देगा। चलो देखो, इफ सी इज गिवन इन रुपीस देन ओके, तो ठीक है, रुपीस में दिया है तो रुपीस में ही होना चाहिए, तो रुपीस में दिया है तो ओके, फॉर्मूले में ऊपर पुट कर देना, वो सी वाला जो पोजीशन है, अगर सी आपको रुपीस में दे दिया 2 रुपये 5 रुपये तो यहाँ पुट कर देना फॉर्मूले में, EOQ आ जाएगा। बट इफ सी इज गिवन इन परसेंट, परसेंट के फॉर्म में दिया है, मतलब लिखा है कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 10%, 20%, 12%,
और उसके आगे होता है फुल स्टॉप। नहीं बताएगा 12% किसका, 10% किसका, किसका निकालोगे? गैस करो। एनुअल कंजम्पशन तो यूनिट्स में है ना, आप यूनिट्स का अगर 10% निकालोगे तो वो रुपीस में कैसे हो जाएगा? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट आपको रुपीस में चाहिए, तो किसी ना किसी रुपीस का ही आप वो 10% निकालोगे। कॉस्ट को ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं एनुअल को ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके उसका 10% नहीं, अरे सीधे कुछ सीखना है, मतलब स्टॉक इन्वेंटरी का उसका 10%। तो इन्वेंटरी तो यूनिट्स में होगा ना, आप यूनिट्स का 10% रुपीस के लिए कैसे? कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर बस वही चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट से ही क्या होगा, मैं बता दिया, तो कैसे बंदे ने बता दिया सही। तो देखो, इफ सी इज गिवन इन परसेंट देन इट विल बी कैलकुलेटेड, मतलब वो परसेंट आप किसका निकालोगे, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस पर यूनिट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट है ना, परचेज प्राइस पर यूनिट, या स्लैश डाल के लिख लो कॉस्ट पर यूनिट, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कॉस्ट पर यूनिट बोलो या परचेज प्राइस पर यूनिट बोलो, एक यूनिट का ना, टोटल मत ले लेना, एक यूनिट का जो परचेज प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसका आप जो भी बोलेगा 10-20% निकाल लो, दैट विल बी योर कैरिंग कॉस्ट। अगर आपके परचेज प्राइस पे डिपेंड करता है, मतलब वो माल का वैल्यू कितना है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और 10% बोले हैं तो 5 रुपये उसका स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगा, सी साल भर का स्टोरेज कॉस्ट 5 रुपये। ठीक है, हो गया, पहला वाला चीज हो गया। ये सब अभी तक क्या चल रहा था, सिर्फ आईओक्यू चल रहा था। मेन फॉर्मूला हम किसका सीख रहे हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। उसमें सबसे पहला आइटम आया रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर हमने उसको सीखा होता क्या है, एजम्पशन देखा, फिर बोले दिया होगा तो ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढना है आईओक्यू दिया है क्या, दिया होगा तो पुट कर देना यहाँ पे, और फिर आईओएल की तरफ उसको निकालने का देखना। पर आईओक्यू नहीं दिया होगा तो आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा अलग से, वर्किंग नोट में या ऐसे फेयर में ही दिखा दोगे, ईओक्यू निकालना पड़ेगा उसका। फिर हमने अभी देखा ईओक्यू का फॉर्मूला देखा, और एओसी उसमें आता है, एओसी का हमने वो डिस्कशन किया। ठीक है, कहाँ कहाँ घुमा सकता है पूरा हमने देख लिया। तो अभी सिर्फ फॉर्मूले की एक चीज़ खत्म हुई है, रीऑर्डर क्वांटिटी। दूसरे में आते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, चलो 2-3 लाइन छोड़ दो ताकि पता चले, हाँ एक ब्रेक हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी का पूरा खत्म। अब आता है ROL, फुल फॉर्म रीऑर्डर लेवल। अच्छा एक काम और करो, जहाँ पे आईओक्यू लिखे होगे ना, जहाँ पे आपने आईओक्यू लिखना चालू किया होगा, यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ से चालू किया है, आईओक्यू यहाँ चालू हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह देख के मैनेज करके लिखो, एरो डाल के, हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी आपको किस सवाल का जवाब देता है, हाउ मच टू ऑर्डर। मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ मच टू ऑर्डर, तो आप क्या जवाब दोगे, सर आईओक्यू मस्ट बी ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, उसका ये जवाब देता है रीऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कितना ऑर्डर करना है, कितना क्वांटिटी हमको ऑर्डर करना है, इसका जवाब कौन देता है, आईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी है ना। और लिख लिए इसको, ठीक है, हाउ मच टू ऑर्डर। और रीऑर्डर लेवल जो है ये आपको किसका जवाब देगा, व्हेन टू ऑर्डर, मतलब कब ऑर्डर करना है, क्या और कितना ऑर्डर करना है वो तो पहले हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हाउ मच टू ऑर्डर। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का मतलब ही यही होता है, व्हेन टू ऑर्डर, मतलब कब ऑर्डर आपको प्लेस करना है, कब लाला को फोन मिलाना है और ऑर्डर देना है। ठीक है, तो ये तो सवाल हो गया ना, व्हेन टू ऑर्डर इज अ क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा, टाइम इंटरवल नहीं होगा, ये यहाँ पे टाइम नहीं बताऊंगा, 23 मई को सुबह 10 बजे, व्हेन का मतलब क्या होता है भाई कब ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसका जो लिटरल जो इसका जवाब होगा, जवाब ये नहीं होगा 22 मई सुबह 10 बजे, 25 मई शाम को 6 बजे, ऐसा नहीं, डेट और टाइम नहीं है, क्वांटिटेटिव है। हाँ पहले तो ये लिखो क्वांटिटेटिव है, मतलब आपको क्वांटिटी के टर्म्स में बताना है
कि कब ऑर्डर प्लेस कर, डेट और टाइम नहीं बताना है, क्वांटिटी बताना है, 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स। देखो एक एग्जांपल से लेते हैं तो समझ जाएगा। पहले क्वांटिटेटिव लिखो, क्वांटिटेटिव लिखो, फिर इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। बताओ ये क्या है? जो मान लो क्या आप लोग बताओगे? गेहूं का, हाँ डब्बा है, गेहूं का डब्बा है जो कि अभी फुल है। ठीक है, घर में गेहूं होता है, रोटी उसी से बनती है, तो अभी ये फुल है। ठीक है, अब बड़ा सा ड्रम है तो मतलब मान लो 20 केजी का ड्रम है, 20 केजी अभी पूरा फुल भरा हुआ है, टॉप तक पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो क्या आप अभी नया ऑर्डर प्लेस करोगे, नया गेहूं लेके आओगे मार्केट से? क्यों? 20 केजी पड़ा है ना भाई, मतलब मेरी फैमिली के लिए इतना सफिशिएंट है, तो मैं अभी नया क्यों लाऊं? मेरी फैमिली के लिए अभी इतना सफिशिएंट है, तो इसको अभी इसको कंज्यूम करते हैं, मतलब डेली रोटी बनेगी और धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो देखो ऐसे कम होते गया ऊपर से, अरे वो कम होके मान लो ये 15 केजी हो गया। अब ऑर्डर प्लेस कर दूं? नहीं, अभी भी मेरी फैमिली के लिए तो सफिशिएंट है। डिपेंड, मैंने बोला ना, डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। तो अभी तो फैमिली का डिपेंड करता है साइज ऑफ फैमिली पे, जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो उनके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलूँगा 15 केजी भी बहुत है। जिस फैमिली में 10 लोग रहेंगे उनके लिए ये भी कम है, जहाँ पे 3 लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर। तो ठीक है, और कम हो गया, मान लो चलो ना कम होते होते और कम थोड़ा, हाँ अब 3 केजी पड़ा है, 3 केजी यूज होते होते कम होते होते लास्ट में मेरे पास ड्रम में यानी कि स्टोर में 3 केजी बस पड़ा है। तो अब मैं ऑर्डर मंगा लूँ कि नया? अभी क्यों मंगाऊंगा, इसको जीरो होने दो ना, खाली होगा तब तो मंगाऊंगा, पहले से क्यों मंगाऊंगा? हाँ, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है, बहुत बढ़िया। और नए ऑर्डर को आने में टाइम भी तो लगता है, ऐसा थोड़ी कि नया ऑर्डर मंगाए और तुरंत आ गया, समय लगता है। तो उस समय तक आप क्या करोगे? खाली तो नहीं बैठोगे, मतलब रोटी नहीं खाओगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, तब तक आप इस 3 केजी से रोटी बना के खाओगे जब तक नया ऑर्डर नहीं आता। और अभी से सुन लो, उसको कहते हैं लीड टाइम, मतलब लिखो मत इसको, बस सुन लो, आगे आने वाला है, देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक के फॉर्मूले में था। लीड टाइम मतलब होता है द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर। अमेजोन ले लो ना, आज आपने ऑर्डर प्लेस किया, 5 दिन के बाद आएगा, मान लो 5 दिन के बाद ही आया, 5 दिन 5 डेज इज द लीड टाइम, सिर्फ 5 और कुछ नहीं, 5 डेज दैट्स इट, 5 दिन आपका लीड टाइम है ना। तो ये भी तो एक कारण है, आप लोग ने बोला मिनिमम स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, वेरी गुड। और दूसरा कारण ये भी है कि लीड टाइम लगता है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो जीरो लीड टाइम में आ जाए। एक अभी ऑर्डर किया, वो अलादीन का जिन नहीं है कि तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में, लीड टाइम लगता है, मतलब समय में लगता है आने में। तो इसीलिए जब 3 केजी मेरे पास पड़ा होगा, पड़ा होने के बावजूद मैं नया जो गेहूँ है नया परचेस करके ले आऊँगा जो कि पूरा फुल रहेगा। तो मान लो भाई कितना ड्रम कितने का था? 20 केजी का है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितना ऑर्डर आपने प्लेस किया, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर आपने दिया? 20 का दिया ना, तो वो क्या है, उसको मैं क्या कहूँगा? रीऑर्डर क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है? 3 केजी। मैंने बताया ना, वेंट टू ऑर्डर। 17 कुछ भी नहीं होता है, 17 हमारे किसी काम का नहीं होता, जो डिफरेंस आपने निकाला वो हमारे किसी काम का नहीं है। 3 केजी इज द रीऑर्डर लेवल। मैं क्या बोल रहा हूँ? रीऑर्डर लेवल मतलब वेंट टू ऑर्डर। भाई आपने कब ऑर्डर प्लेस करना है? जब 3 केजी बचा रहेगा। डेट और टाइम नहीं है कि ऐसा डेट फिक्स नहीं है 10 बजे शाम को 6 बजे, वैसा नहीं। जब 3 केजी बचेगा तब ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर कभी भी बचे, सुबह शाम दोपहर कभी भी बचे 3 केजी। जब वेन टू ऑर्डर क्वांटिटेटिव, आपको क्वांटिटी में टर्म्स में जवाब देना है कि कब ऑर्डर प्लेस करना है, तो जवाब है 3 केजी। मतलब जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 3 केजी में प्लेस करो, दैट इज ROL। और जितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मतलब द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड, हाउ मच टू ऑर्डर, वो क्या रीऑर्डर क्वांटिटी है। समझ आ गया? ऐसे ये साइकिल चलते रहेगा। ये पहले, अच्छा अब तो सुनो जरा, 3 केजी आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, 20 केजी नया माल आपके पास आ गया, मान लो आ गया, तो अब दोनों आ गया, पहले कौन सा यूज करोगे? फीफो। हम लोग पढ़े, देखो सब कनेक्टिविटी साथ में रखो। फीफो मेथड लगाओगे, 3 केजी पहले यूज हो जाएगा, ये खत्म। फिर आप 20 में से यूज करना चालू करोगे, और इस 20 में से जब यूज होते 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 जब इसमें से 3 केजी बचेगा, रीऑर्डर लेवल वापस से आ जाएगा। फिर आप ऐसे साइकिल चलता रहेगा, बार बार आप 20 केजी फिर अगला ऑर्डर प्लेस करते रहोगे। समझ आ गया? पूरा ये बिजनेस साइकिल है, ठीक है। तो
रीऑर्डर लेवल समझ आया? बस यही है इसका मीनिंग, वेन टू ऑर्डर। अभी लिखूंगा सेंटेंस में, बेसिक मीनिंग तो ये वेन टू ऑर्डर। भाई कब ऑर्डर प्लेस करना है, क्वांटिटी के टर्म्स में बताओ, कितना क्वांटिटी आपके पास पड़ा है कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ। ठीक है, तो लिखो रीऑर्डर लेवल इज दैट क्वांटिटी, ये भी वो क्वांटिटी ही है। कौन सी क्वांटिटी है? विच इज लेफ्ट इन द स्टोर, मतलब स्टोर में वो पड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम मंगा गए, तो बस जो स्टोर में पड़ा हुआ है वही आपका रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल इज दैट क्वांटिटी विच इज लेफ्ट इन द स्टोर, लेफ्ट इन द स्टोर, कॉमा, so that new order is placed, new order is placed। मतलब आप कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते रहते हो, कंटिन्यू देखते रहते हो कि बैलेंस में कितना बचा है। जैसे ये रीऑर्डर लेवल वाला बैलेंस आ गया, जैसे कम होते जाएगा, जैसे ये पॉइंट आया, हाँ तो इसको रीऑर्डर पॉइंट भी कहा जाता है, मैंने बोल दिया, एग्जाम में क्वेश्चन में देगा, लिख लो रीऑर्डर पॉइंट। जैसे ही वो पॉइंट आया तो भाई 3 kg आपने वो पॉइंट को टच कर लिया, नया ऑर्डर प्लेस कर लो। तो जो क्वांटिटी लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट को अंडरलाइन कर दो, लेफ्ट इन द स्टोर, मतलब जो बचा हुआ है, तो जो क्वांटिटी बचा हुआ है आपके नए ऑर्डर प्लेस करते टाइम, वही आपका रीऑर्डर लेवल है, जिसको हम रीऑर्डर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है, वो क्वांटिटी है बेसिकली जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसमें भी वही बात बोलूँगा, ईशी का रुक जाओ, दिया होगा तो ठीक है, जनरली नहीं दिया होता है, आपको निकालना होता है, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला लिखो, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन। मैक्सिमम मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कंजम्पशन करते हो मटेरियल का, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। और लीड टाइम मतलब मैंने क्या बताया था? ऑर्डर आने में जितना समय लगता है। आज आपने ऑर्डर दे दिया, अब कितने दिन कितने हफ्ते लगेंगे वो देख, जितना समय लगेगा ऑर्डर को आने में, ट्रांजिट में, दैट इज योर लीड टाइम। और हम कौन सा लेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम लेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना आने में लगेगा समय, वो बताओ सीधा। तो देखो पूरा लॉजिकल फॉर्म, बस यही है फॉर्मूला, तो बस इसको कर दोगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और पूरा लॉजिकल फॉर्मूला है। मैं एकदम मैक्सिमम लिमिट लेके सोच रहा हूँ, जैसे फैमिली का एग्जाम्पल था, गेहूँ का एग्जाम्पल, मतलब मैंने सोचा, आराम से मैं बैठा हूँ, कॉपी पेन लेके दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई मेरी 3 लोग की फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना गेहूँ खा लेंगे? तो मैंने बोला 1.5 kg खा लेते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सब लोग ऐसे दिन में 5-5, 6-6 रोटी खाएंगे, तो जाके मैक्सिमम 1.5 kg मेरा कंज्यूम होगा पर डे, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंजम्पशन 1.5 kg यूज़ होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आने में कितना समय लगेगा? दिमाग लगाया, मैं बोला सोचा 2 दिन लगेगा। तो देखो 1.5 इंटू 2 कितना हुआ? 3 kg। तो मतलब इस तरीके से वो डिटरमाइन किया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ, इससे होगा क्या? चलो आप लोग बताओ। मैं अगर एकदम मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ तो इससे फायदा क्या मिलेगा? मिनिमम स्टॉक मेंटेन रहेगा, कभी भी गेहूं की कमी नहीं होगी। क्योंकि देखो ना, अगर आप मिनिमम लेके चले, अगर मैं इसमें फॉर्मूला ये बनाता कि मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो मेंटेन, आपको कोई रोकने वाला थोड़ी है, ऐसा कोई कानून थोड़ी है कि बनाना ही है मैक्सिमम वाला। आपका वो मिनिमम इंटू मिनिमम का रखो, तो उससे होगा क्या? वो क्या कम से कम कंजम्पशन है, कि कम से कम आप इतना कंज्यूम करते हो। तो कभी एक ऐसा दिन आ गया कि ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ा, फिर ये क्या था? मिनिमम लीड टाइम, कि कम से कम उसको आने में इतना समय लगता है, ज़्यादा भी तो लग सकता है, ज़्यादा लग गया, अगर ऑर्डर आने में ज़्यादा समय लग गया तब आप खाली बैठोगे, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। पर अगर आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चले गए हो, बोलते हैं ना जॉइंट फैमिली में यही तो होता है कि भाई खाना बनाओ, मतलब ज़्यादा बनेगा तो चलेगा, गरीब को दे देंगे, कुत्ते को दे देंगे, बट कम नहीं पड़ना चाहिए, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ज़्यादा बनाओ। तो वो लॉजिक है पूरा इसमें, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप अपने मन में सेफ्टी के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलेगा। ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं खाऊंगा ही नहीं ना, 1.5 kg है और 2 दिन है, 2 दिन से ज़्यादा लगेगा ही नहीं, समय आ ही जाएगा। तो मतलब बस 3 kg है तो आप ऑर्डर कर लो, तब तक आपका नया माल आ ही जाएगा। 3 kg आपका कभी कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला। अब इसका दूसरा एक और फॉर्मूला है, कब लगाओगे? जब ये नहीं दिया होगा भाई, जब क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम नहीं दिया होगा तो ये वाला दूसरा फॉर्मूला लगाओगे। लिखो जगह, लीड टाइम है कम से कम 100-200,
लिखो लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। और इसको मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आने तो इसका, इस वाले जब फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा, ये तो बता दिया ना कब अप्लाई करोगे, जब वो ऊपर मैक्सिमम वाला नहीं देगा। मतलब पहले आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि ये वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाए, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम से पहले आपको कोशिश करना है। बट अगर मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन कुछ नहीं दिया हुआ ना आप निकाल सकते हो, तो आपको दूसरा ये फॉर्मूला, आपको इसको सेकंड प्रायोरिटी देना है। सेकंड प्रायोरिटी में ये आएगा लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, इसको क्वेश्चन से ही बताऊंगा। लॉजिक, सब चीज़ का लॉजिक होता है फॉर्मूले का, है ना, कुछ ऐसे घटने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ आया। तो ये रीऑर्डर लेवल कंप्लीट हुआ। वापस ऊपर आओ, अभी तक तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है हमारा, किसका, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो सब ये तो उसके अंदर की बातें हो गई है, मेन फॉर्मूला तो आपका एक ही चल रहा है जो कि आधा हुआ है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले हम, है ना, रीऑर्डर क्वांटिटी पूरा डिसाइड हो गया, दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के वहाँ डाल दोगे। फिर अभी हमने रीऑर्डर लेवल देख लिया, ठीक है, और लेवल तो सबके ही निकालने हैं। फिर आगे क्या है, माइनस ब्रैकेट में ये आपको दिया रहेगा मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये दिया गया है, इसको निकाल थोड़ी है कुछ, वो आपको दिया गया कम से कम कंजम्पशन इनटू कम से कम जितना आपका लीड टाइम है, मिनिमम लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम गेन, सब दिया होता है। बंद करो उसको पूरा वैसे करने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपना कंप्लीट है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी हमने सोच लिया, रीऑर्डर लेवल सोच लिया, और मैंने क्या बोला, ये आपको दिया होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला खत्म हुआ है, एक ही बोलेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बस खत्म हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं, थक मत जाओ अभी से, बहुत टाइम है। हाँ हाँ ठीक है, वाह, ओ दीदी 5 मिनट है, 15 मिनट नहीं है।
हो गया। चलो नींद पूरी हो गई सबकी। रात को क्यों नहीं सोते? कोई सोता मैं भी नहीं हूँ, तो मेरे को तो नहीं आती नींद। चलो अच्छा, एक फॉर्मूला और है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ही, मिनिमम में आने से पहले। हाँ फिर से लिखो, वो पूरा लिख लो ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दूसरा फॉर्मूला है, तो अलग से पता चलेगा, छोटा ही है, टेंशन नहीं लेना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पहले तो वो था बड़ा वाला पीरियोडिक क्वांटिटी पीरियोडिक लेवल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम जो था, अभी लिखे हो आप लोग। उसके अलावा दूसरा फॉर्मूला, अगर वो आप लोग नहीं लगा सकते, इन केस इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये दूसरे वाला लगाओगे, ROQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। बस ROQ आप लोग जानते हो, दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो EOQ डाल देंगे, निकाल देंगे, तो उसमें प्लस कर दोगे सेफ्टी स्टॉक। ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ही दूसरा फॉर्मूला है, और तभी लगाओगे जब पहले वाले फॉर्मूले का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो या नहीं निकाल सकते, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना? क्या रुका ना, 5 मिनट रुका। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला पीरियोडिक क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है? लॉजिक बताएगा कोई कैसे? मैक्सिमम जितना मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है वो ये है, ROQ प्लस सेफ्टी स्टॉक, उतना ही मेरे को मैक्सिमम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्यों? मतलब कैसे लॉजिक? जैसे वो 3 kg जो बचा के रखते हैं और उसके बाद 10 kg मंगा लेते हैं। 3 kg वैसे तो वो ROL था, ठीक है, अपन बोल सकते हैं। पीरियोडिक लेवल अलग है, सेफ्टी स्टॉक अलग है, ठीक है? और अगर मैं चलो इन दोनों की भी बात बता दूं, मिनिमम स्टॉक अलग है और सेफ्टी स्टॉक सब अलग अलग है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है? एक आपने पीरियोडिक लेवल का सोचा तो वो डिफरेंट है, सेफ्टी स्टॉक डिफरेंट है। कई लोग का दिमाग यहाँ भी जाता है कि मिनिमम स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक बोलेंगे, नहीं, वो भी अलग है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? कम से कम हमको इतना मेंटेन करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो अभी आप लोग की छुट्टी होगी थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटे में, तो फिर आप लोग प्लान बनाओगे, मान लो अकाउंट्स की क्लास कैंसिल होगी, मान लो, तो आप लोग प्लान बनाओगे, चलो कहीं घूम के खाने पीने चलते, मैगी खाने जाते हो, कहीं कहानी रायपुर जाते हो ना आप लोग, तो वहाँ गए, सबने अपना एक ऑर्डर किया, और क्या करोगे? कॉन्ट्री करोगे, मतलब मान लो 50 रुपए की मैगी है, तो सब लोग 50-50 रुपए देंगे, ठीक है? अब पलाश आके बोला कि भाई देखो मैगी तो 50 की थी, मेरे पास 50 रुपए है नहीं, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है, ये लो, और बाकी सब मिला जुला के देख लो, है ना? उसके पास मतलब पलाश ने बोला कि मिनिमम मतलब मेरे पास 20 रुपए ही है, मैं उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँ। हाँ बिल्कुल, अभी अंदर की बात और निकलेगी, यही तो बात है, देखो सही बोला लड़का, अंदर की बात है। देखो अभी इसे बता देता हूँ, सेफ्टी स्टॉक जो होता है ना, वो अंदर की बात होती है। तो देखो जब खाने पीने गए थे, पलाश क्या बोला? मेरे पास तो 20 रुपए ही है, बस वो दे दिया, और फिर वहाँ से आप लोग निकल गए, ठीक है? फिर बीच में गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल पंप में वो गया और सीधा 2000 का नोट निकाल के दिया, ये लो टंकी फुल कर दो। तो बाकी लोग बोले, जैसे आयुषी बाजू में बैठी है, उसको पूछी, वहाँ तो तू बोलेगा था 20 रुपए है और यहाँ 2000 का नोट निकाला गया, तो ऐसा कैसे? पलाश क्या बोलेगा? ये मेरा सेफ्टी मनी है, सेफ्टी स्टॉक, जो बफर स्टॉक नहीं होता, इमरजेंसी के लिए मेंटेन करते हैं। मतलब मिनिमम स्टॉक तो आप ऐसे ओपनली रखे रहोगे, डिफरेंस इसका यही है, मिनिमम स्टॉक लेवल ना ओपनली आपके पास पड़ा रहेगा गोडाउन में, सेफ्टी स्टॉक आप तिजोरी में लॉक करके रहो, आप किसी को बताओगे भी नहीं, आप ओनर हो, आप इमरजेंसी के लिए अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलोगे, है ना? पैसे, इसलिए पैसे का एग्जांपल है, पैसे में लोग करते हैं ना, सामने को बताने के लिए बोलते हैं कि भाई देखो मेरे पास इतना ही पैसा है, और जब इमरजेंसी आएगा तो निकालना ही पड़ेगा, तब कोई ऑप्शन थोड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया, इमरजेंसी है, निकालना ही पड़ेगा। तब अपन नहीं बोल सकते कि मेरे पास तो 20 रुपये है, और 20 का तो पेट्रोल भी नहीं डालेगा, हंसेगा पहले, तो मतलब ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना, तो वो इमरजेंसी में निकलता है, सेफ्टी स्टॉक अपना वो होता है। और सेफ्टी स्टॉक का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा क्वेश्चन में देगा, अगर आपको सेफ्टी स्टॉक यूज़ करना है फॉर्मूले में, सेफ्टी स्टॉक में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो भी निकालना पड़ेगा, वो आपको दिया जाएगा, है ना? और ये चीज़ याद रखना, मिनिमम स्टॉक से भी कम रहेगा वो, बताओ ना, इमरजेंसी के लिए कम ही रहेगा, बट इमरजेंसी उसका वो जो मेन चीज़ है।
ठीक है। हाँ, तो आप लॉजिक लगाओ ना फॉर्मूले का कि भाई रीऑर्डर क्वांटिटी वो होता है जितना मैं हर बार ऑर्डर करता हूँ, एक ऑर्डर में जितना मंगाता हूँ, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसका एजम्पशन क्या था कि कांस्टेंट है। यही तो बात है, यही तो इस फॉर्मूले का लॉजिक है कि आप कांस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, यही तो अच्छी बात है। स्टडी में भी यही होना चाहिए। तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्या कंसिस्टेंट रहता है। आपको मालूम है कि हर बार आप इतना केजी मंगाओगे ही मंगाओगे, वो आ ही जाएगा, एनी हाउ आप मंगाओगे वो आ ही जाएगा हर बार। और सेफ्टी स्टॉक जितना भी आपको मेंटेन करना है अपनी मर्जी से, आप दोनों को ऐड कर दो, वही आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी तो हर बार आ जाएगा। फिर उसमें आपने अपना इमरजेंसी वाला जो बफर स्टॉक है वो भी ऐड कर दिया, तो बस यही मैक्सिमम स्टॉक है, इससे ज़्यादा मत जाने दो, ठीक है। क्योंकि आरओक्यू तो आ जाता है ना हर बार, उससे ज़्यादा क्यों रखूँ मैं अपने पास, आरओक्यू तो आ ही जाता है हर बार, और सेफ्टी स्टॉक में को रखे ना अपने पास इमरजेंसी के लिए, ये इसका लॉजिक हो। अब आए सेकेंड, ये वाला लिख लिए आरओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब आते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल पे। तो इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा, पहले देखो, बताओ ये क्या है। हाँ, स्केल है। तो स्केल में यहाँ जो टॉप में होगा, टॉप में क्या बैठा होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम टॉप में होगा एकदम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज़्यादा से ज़्यादा एकदम टॉप में होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल कहाँ पे फॉल करेगा, कहाँ दिखेगा, एकदम बॉटम, एकदम लास्ट एंड में, यहाँ पे आपका मिनिमम स्टॉक लेवल होगा, ठीक है। अब मेरे को कोई ऐसा चीज़ बताओ जो इन दोनों के बीच में कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, मतलब जैसे मिनिमम स्टॉक 60 kg है और मैक्सिमम स्टॉक 100 kg है, तो 60 और 100 के बीच में क्या चीज़ फॉल करेगी, नहीं वो तो उसका मिड पॉइंट हो गया। हर बैच में यही जवाब आता है सबसे पहले, एवरेज निकाल के बताओ, चलो आप लोग 100 और 60 का एवरेज निकालो, 80 आएगा। तो 80, हाँ ये एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक आप लोग का जवाब था, तो दैट इज 80। अब 80 में क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एवरेज स्टॉक जो आया 80, यहाँ से लेके मैक्सिमम स्टॉक तक का गैप कितना है, 20, ठीक है। और इस 80 से अगर मिनिमम स्टॉक तक का गैप देखूँ वो कितना है, 20, तो ये मिड पॉइंट हुआ ना, एवरेज स्टॉक मिड पॉइंट है। मैंने मिड पॉइंट नहीं पूछा, मैंने अच्छा ये तो फिक्स है ना। आप लोग बताओ, आज 23 मई है, आज 100 और 60 का एवरेज कितना है, 80, कल कितना होगा 80, परसों कितना होगा 80, तो वो तो एक ही फिक्स है ना, एवरेज तो फिक्स होता है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम आपका फिक्स्ड है तो आपका एवरेज स्टॉक भी फिक्स्ड होगा 80 kg, है ना। बट मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने मिड पॉइंट आपसे पूछा ही नहीं, हटाओ इसको, मिड पॉइंट है वो उसका फिक्स है, वो मैंने नहीं पूछा। मैंने ऐसा पूछा कि 60 और 100 के बीच में वो कितना भी हो सकता है, मतलब वो 61 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है, और बता दूं 80 भी हो सकता है। 80 तो एवरेज था, वो भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज़ आपको बतानी है which will fall between 60 and 100, and it can be anything between 60 and 100। तो बताओ, सोचो, और एवरेज स्टॉक तो हट गया। हाँ हाँ, वही तो आपको बता रहे। गैस करो कुछ भी जो इनके बीच में फॉल करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, पता ना, 61, 65, 90, 99 तक कुछ भी हो सकता है। नहीं, सेफ्टी तो मिनिमम से भी कम होता है। हाँ, तो पहले अलग बैठो, कभी वैभव कभी आयुषी, तो भाई कैसे चलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या फॉल करेगा ये मैं पूछेगा, बीच में गलत, अभी मैंने बता दिया ये सब क्यों गलत। डेंजर तो और नीचे जाएगा, मिनिमम से भी और नीचे जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, रीऑर्डर लेवल रहेगा, मतलब प्रैक्टिकली रीऑर्डर लेवल जो है वो हमेशा मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक के बीच में ही रहता है। बीच मतलब 80 वाला बीच नहीं, बताया ना, बार बार रिपीट वही कर रहा हूँ। 61 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूले से निकालोगे मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसका फॉर्मूला है ना। तो उस फॉर्मूले से जो आप आंसर निकालोगे वो 61 से 91 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एक होगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये वाला डायग्राम आपको याद रख के जाना है, तो आपका फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा स्केल है, टॉप में मैक्सिमम स्टॉक है, बॉटम में मिनिमम है, जाहिर सी बात है। और इन दोनों के बीच में फॉल करता है, मैं मिड पॉइंट नहीं पूछूंगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट वो नहीं, इन दोनों के बीच क्लास इंटरवल है ना, फ्लक्चुएट का बीच में आएगा, रीऑर्डर लेवल आता है। तो ठीक है, अब आते हैं, हमको निकालना क्या है, अभी हमको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम निकालना सीख चुके हैं, रीऑर्डर लेवल निकालना भी हम सीख चुके हैं, लिखे थे ना फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हमको इसकी मदद से मिनिमम स्टॉक निकालना है, और हिंट दे देता हूँ, इसकी मदद से
मैक्सिमम स्टॉक तो मैंने डायग्राम में ऐसा दिखाया है शो करने के लिए। आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल की मदद से मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो देखो मैं लिखता हूँ, मैंने क्या बोला, रीऑर्डर लेवल की मदद से मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो मैंने रीऑर्डर लेवल पुट कर दिया पहला, सबसे पहला फॉर्मूले में, क्योंकि वो मैं निकाल चुका हूँ, वो मुझे आता है निकालना। तो जो आया रीऑर्डर लेवल मैंने लिखा। अब इसके आगे क्या करना चाहिए बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना चाहिए, क्यों माइनस, क्योंकि कम है। बिल्कुल, आप रीऑर्डर लेवल आप ये निकाल चुके हो ना, इसको आप निकाल चुके हो, आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, जो कि इससे भी कम है, नीचे है, कम है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसका मतलब एक सेंटेंस बोलो ना, हमेशा सेंटेंस को याद रखो। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है, बोले रीऑर्डर लेवल से कम है। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल से कम है। ये रीऑर्डर लेवल माइनस, तो कितना कम है, कम है, कितना कम है, एवरेज जितना कम है। एवरेज मतलब ऐसे पूरा लिखोगे, एवरेज कंजम्पशन फुल फॉर्म में लिखना, एवरेज कंजम्पशन इनटू क्या होगा, गेस करो, बिल्कुल जोड़ी बन गई है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन तो मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन था कहीं कहीं अलग अलग जगह पे है, मिनिमम कंजम्पशन है तो मिनिमम लीड टाइम, यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन है तो इनटू एवरेज लीड टाइम। और ये सब आपको दिया गया था, कंजम्पशन और लीड टाइम आपको दिया गएगा, तो चाहे वो मिनिमम हो, मैक्सिमम हो या एवरेज हो, कंजम्पशन और लीड टाइम हमेशा आपको देता है, उसमें नहीं घुमाता। और रीऑर्डर लेवल तो आप निकालना सीख चुके हो। यही है फॉर्मूला। सेंटेंस याद रख के जाने, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल से कम है, तो ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस, बोले कितना कम है, एवरेज इनटू एवरेज जितना कम है, तो वो कर दी, फॉर्मूला बन गया। और लॉजिक देखो, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो एवरेज इनटू एवरेज, मतलब आप क्या किए, मैक्सिमम में से एवरेज को माइनस कर देंगे, मैक्सिमम में से एवरेज को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, मिनिमम बचेगा, वही तो हमको निकालना था, ठीक है। तो डायग्राम बाजू में बना देना, तो उससे याद रहेगा, आता है ना, तो देखने का बड़ा रहेगा, है छोटा। अगर अभी नोट्स लिख रहे हो ना, मीनिंग लिख रहे हो, असम्पशन लिख रहे हो, फिर लॉ ऑफ एक्सेप्शन वो सब लिख रहे हो, वो थोड़ी लिखना रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले डाल के सॉल्व करना रहेगा, एक पेज में हो जाता है। हाँ, ठीक है, एक ही था, मिनिमम स्टॉक लेवल का एक ही है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज, ठीक है। हाँ, पर इससे आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। इसी फॉर्मूले से आरओएल का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिल्कुल, जो पहले आप लोग फॉर्मूला देख के आए रीऑर्डर लेवल का, क्या देखे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। बट अगर इस बेसिकली ये मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, आप मान लो मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है और ये तो दिया ही होता है हमेशा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो भी आरओएल निकाला जा सकता है। तो ऐसे तो और जगह है, देखो इससे भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हो, ये देखो यहाँ से भी तो आप आरओएल निकाल सकते हो, आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल दे देगा, आरओक्यू दे देगा या ईओक्यू निकालना पड़ेगा, और ये तो दिया ही होता है, आरओएल कहीं से भी कुछ भी निकालना है तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट वाला दिमाग लगाना है, कहीं से भी तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं से कुछ तो हमको लाना है, ठीक है, प्रैक्टिस से होगा। तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। हाँ, अब मैं आपसे पूछूंगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो गया, मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया, अब इनका आप बताओ मिड पॉइंट क्या होगा। अब बोलेंगे हाँ एवरेज स्टॉक लेवल, मिड पॉइंट बोला मतलब एग्जैक्ट बीच में जो आता है, सेंटर पॉइंट उसका। तो चलो लिखो एवरेज स्टॉक लेवल। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ, एवरेज कैसे निकालते हैं, गलत, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, लॉजिक है बताऊंगा, आंसर वही आएगा। इशिका ने बोला मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक अपॉन 2, मैं बोला नहीं, मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक अपॉन 2, लॉजिक है, अभी बताऊंगा, उसी से आपको याद रखना है, तो कभी गलती नहीं होगी, आंसर सेम आएगा बट आगे उसका लॉजिक भी है, बताता हूँ क्या। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दोनों को पहले प्लस करोगे ऑब्वियसली और बाद में डिवाइड बाय 2, ये वही हो गया ना मीन जैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक।
हाँ, अब एवरेज स्टॉक लेवल का ही एक और फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी है। तो पहले वाले से 50% सेम है। देखो इसलिए मैंने बोला जानबूझ के मिनिमम स्टॉक लेवल को पहले लिखो जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे भी वही आएगा। दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी देखो चालू वहीं से होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल। इसी के याद रखने में आसानी होगा कि हाँ भाई पहले मिनिमम स्टॉक लेवल तो आता ही है, चाहे दोनों फॉर्मूला हो कोई भी हो, मिनिमम स्टॉक लेवल तो आता ही आता है पहले, और उसके आगे प्लस तो आता ही आता है बाद में, है ना। तो देखो यहाँ तक सेम है, वो वाला फॉर्मूला हो या ये वाला हो, सबसे पहले मिनिमम स्टॉक लेवल आया, उसके आगे प्लस आया। पहला वाला तो बच्चों वाला है, अब ये दूसरा वाला देखो, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस किए ब्रैकेट में ROQ डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला। ROQ भाई रीऑर्डर क्वांटिटी दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो EOQ डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। और इसके नीचे एक नोट लिखो, एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं, बिना बोले हमको एवरेज स्टॉक, सिर्फ एवरेज स्टॉक के लिए ऐसा एक है, एवरेज स्टॉक लेवल का आपको दोनों फॉर्मूले से आंसर निकालना है। बोले क्यों ऐसा? दोनों से आंसर हमेशा अलग आता है। कैसे सेम आए कैसे सकता है? दोनों एकदम डिफरेंट फॉर्मूला है, सेम आ ही नहीं सकता। दोनों फॉर्मूले से आंसर हमेशा अलग अलग आता है। तो एग्जाम में हमको क्या करना है? दोनों से करना है। आपका मॉड्यूल खुद करता है, क्योंकि उसका भी एक कारण है भाई, अगर आप ये वाले फॉर्मूले से कर दिए, सजेस्टेड आंसर में उन्होंने ये वाला छाप रखा है, मार्क्स नहीं मिलेगा। या वैसे वर्क उल्टा, आपने ये फॉर्मूले से निकाला, सजेस्टेड आंसर में ये दिया हुआ है, नहीं देगा मार्क्स। दोनों से करना है। मॉड्यूल में भी आंसर देखोगे तो दोनों से किया जाता है, क्योंकि दोनों से आंसर हमेशा अलग आता है। तो ये चीज़ को याद रखना। एवरेज स्टॉक में बस ऐसा होगा कि दो फॉर्मूले हैं, तो दोनों से आपको निकाल के आना है। वैसे तो बाकी के भी दो फॉर्मूले थे, मैक्सिमम का भी 2 फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल का 3 फॉर्मूला है, इधर उधर से देखेंगे तो ठीक है। एवरेज स्टॉक के 2 है, तो इसको आपको दोनों से निकालना पड़ेगा। समझ आ गया? बिना बोले, आपको बोलेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक, ये हुआ। अब लास्ट, चौथा और लास्ट क्या था याद है? डेंजर स्टॉक लेवल। जो फ्लो चार्ट बनवाया था पहले दिन, उसमें ऐसे बताया था ऊपर से। हाँ, गैस करो क्या होगा? डेंजर स्टॉक लेवल मतलब क्या? हाँ, तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्यों मेंटेन किया जाता है? हाँ, वही सर जो हमने कारण देखा, डिमांड फुलफिल हो जाए, प्रोडक्शन में रुकावट ना हो, है ना, वो सब, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ प्रॉफिट ना हो, इसलिए हम मिनिमम स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो आपने मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो आप डेंजर में हो। और अच्छे से बताता हूँ, देखो अभी जैसे आप लोग छोटे हो, 20-21 साल के हो, थोड़े बड़े हो जाओगे, अपना बिजनेस खोल लोगे, ठीक है। तो बिजनेस आप चलो चालू तो कर दोगे, बट आप लोग दिक्कत आएगी। मतलब मान लो आप लोग फिर मेरे पास आओगे पूछने के कि आपको याद आएगा हाँ कॉस्ट हम पढ़े थे, तो उस टाइम भूल जाओगे ना। तो फिर मेरे पास आओगे, बोले सर मिनिमम स्टॉक लेवल कितना रखें? आपने बिजनेस चालू किया, फैक्ट्री चालू की, फैक्ट्री में मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, आप लोग मेरे पास आए पूछने। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, बिजनेस एडवाइस देता हूँ, तो आप लोग मेरे पास आए पूछने कि भाई मिनिमम स्टॉक लेवल सर कितना मेंटेन करें। मैंने बोला ये फॉर्मूला है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसा मैंने आपको एकदम जोर डाल के बोला कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, मिनिमम स्टॉक लेवल हमेशा मेंटेन करना। रात को 2 बजे भी उठ के देखोगे फैक्ट्री में, तो इतना मिनिमम स्टॉक लेवल पड़ा होना चाहिए। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, पहली वार्निंग, ठीक है। अब वार्निंग का खासियत ये होता है, पहले फर्स्ट वार्निंग फिर लास्ट वार्निंग, ऐसा होता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल फर्स्ट वार्निंग थी कि भाई इससे कम मत होने देना। इससे अगर आप स्टॉक कम कर दोगे, प्रोडक्शन में रुकावट आएगी, गुडविल, प्रॉफिट सब खत्म हो जाएगा। ये आपकी पहली वार्निंग थी, पर आपने नहीं माना। आपने मिनिमम स्टॉक, मेरी पहली वार्निंग थी वो आपने नहीं माना, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल से भी कम आ गए। मिनिमम मान लो ना 60 kg है, 60 kg आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है मान लो, पर आप मेरी बात नहीं माने। जो वार्निंग मैंने दिया था 60 kg कम से कम होना चाहिए, नहीं माने। 50 kg है आपके पास, मतलब अब आप उससे भी नीचे आ चुके हो। अभी आपके गोडाउन में मात्र 50 kg पड़ा हुआ है, तो मतलब आपने मिनिमम स्टॉक की चेतावनी तोड़ दी, नहीं मानी, तो अब डेंजर में हो।
तो मैं आपको लास्ट वार्निंग दूंगा। पहली वार्निंग तो आपने नहीं मानी मेरी, मिनिमम स्टॉक वाली। अब मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, डेंजर स्टॉक लेवल। मान लो 45 kg कि भाई तो अभी तुम इतने में हो ना, अभी आपका प्रेजेंट लोकेशन इतना है, प्रेजेंट अभी आपके पास 50 kg है, जो कि मिनिमम का चेतावनी आप तोड़ चुके हो। सर तो जो वाला स्टॉक था ना जो बता रहे थे कि उनका जो मेरा एग्जांपल ही बता रहे थे। हाँ, सेफ्टी स्टॉक। हाँ, तो वो भी तो आएगा ना उसमें। किसमें? सेफ्टी आएगा ना। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, बीच में आ जाएगा। ये लो 48 ले लो उसको, और उसमें फॉर्मूले में काम नहीं आता। ठीक है ना, आएगा ना, सेफ्टी आएगा ना भाई, फॉर्मूले में हमारे अभी काम का नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखो मिनिमम स्टॉक लेवल पहली चेतावनी दिया था 60 kg, आप नहीं माने, अभी आप 50 kg में बैठे हो। अब मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट फाइनल वार्निंग। डेंजर स्टॉक लेवल बेटा 45 kg है, इससे नीचे मत जाने देना। इससे नीचे गया 44 भी हो गया तो बिजनेस अब डेंजर में, मतलब बंद करने की नौबत आ सकती है, बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन नहीं होगा, गुडविल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो कहोगे क्या बिजनेस कंटिन्यू कर दो, बंद कर दो। तो डेंजर स्टॉक लेवल, हाँ ये भी सिमिलरिटी हुआ, मतलब सेफ्टी स्टॉक भी वही है, मतलब प्रैक्टिकली डिफरेंट है, बट सिमिलरिटी क्या है कि सेफ्टी स्टॉक भी मिनिमम स्टॉक से कम होता है, डेंजर स्टॉक भी मिनिमम स्टॉक से कम होता है, बट दोनों डिफरेंट है ना। डेंजर स्टॉक अलग है, सेफ्टी स्टॉक अलग है। डेंजर स्टॉक एक लिमिट है ना, मैं आपको लिमिट बता रहा हूँ कि इससे नीचे जाने ही मत देना। और सेफ्टी स्टॉक वो तो बफर स्टॉक है, वो अपनी मर्जी से कितना भी रखो। सेफ्टी स्टॉक निकालने का कोई तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, प्रैक्टिकली भी कोई तरीका नहीं है। वो आप अपने मन से आप देख लो कि इमरजेंसी कितनी आ सकती है, छोटी इमरजेंसी, बड़ी इमरजेंसी, वो आप अंदाजे से देख लो। इमरजेंसी के लिए आपको रखना है सेफ्टी स्टॉक, वो आप अपने मन से सोच लो कुछ भी, ठीक है। तो वो तो 45 से भी कम भी हो सकते हैं, मेरी मर्जी है ना मैं कितना रखूँ, या 40 जैसे आप बोले 48 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, मेरी मर्जी है सेफ्टी स्टॉक कितना रखूँ, इमरजेंसी के लिए है। बाकी डेंजर स्टॉक समझ आया, ये लास्ट वार्निंग है। फर्स्ट वार्निंग मिनिमम स्टॉक लेवल थी, आपने नहीं माना, उससे भी नीचे आ गए, तो ये फाइनल वार्निंग है। इससे नीचे गए तो बिजनेस डेंजर में, डेंजर मतलब बंद करना पड़ेगा। तो चलो इसका फॉर्मूला चलो डेंजर स्टॉक लेवल, हाँ फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज कंजम्पशन, फुल फॉर्म में लिखेंगे एवरेज कंजम्पशन। हाँ अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूले में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, अगर आप लोग कार चला गए हो, कार ठीक है, और कार चला के आपको यहाँ से जाना है बिलासपुर, ठीक है, रायपुर से बिलासपुर आपको जाना है कार में, आप ही चला गए हो, मान लो अच्छे से आधी चलाने, और एकदम स्पीड में चलाना आता है, मतलब 100 की स्पीड में कट मार के आप चला लेते हो, तो कितना समय लगेगा अप्रॉक्स? बिलासपुर कितना, 3 घंटा दूर है यहाँ से। तो चलो आप एकदम स्पीड में भगाओगे भी तो भगाओगे, कम से कम कितना समय लगेगा, मान लो 2.5 घंटा मान के चलो, कम से कम, मतलब एकदम एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर है, 120-140 में भगाता है, कट मार के निकाल लेता है, तो भी उसको 2.5 घंटा तो लगेगा ना, रास्ता तो है ना, कुछ तो लगेगा कम से कम। हाँ सुनना, कम से कम इतना समय लगेगा, तो मतलब ये क्या है, मिनिमम लीड टाइम है। लीड टाइम वही होता है ना कि आने ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा, कम से कम, मैंने बोला कम से कम 2.5 घंटा तो लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है, आपको लगेगा कम से कम, और आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, बिना ठोके से बंद निकाल लेते हो। पर अगर इसके ऊपर एक लाल बत्ती लगा दे और एम्बुलेंस का साइरन बजा दे, मतलब वो एम्बुलेंस ही है मान लो, तो उसको कितना समय लगेगा मिनिमम? क्यों हमसे भी कम? क्यों? हाँ क्योंकि हाँ बाकी गाड़ियाँ उसको जगह दे देगी, सिग्नल पे नहीं रुकना पड़ेगा, है ना, और वो भी स्पीड लिमिट को उसको फॉलो नहीं करना होता, हम स्पीड लिमिट पे रहेंगे नहीं तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, उसको स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करना, क्योंकि हाँ तो ऐसा क्यों होता है? चलो ठीक है 1.5 घंटा उसका मिनिमम लीड टाइम है, पर क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बंदा है वो डेंजर में है ना, डेंजर में इसलिए तो ऐसा होता है ना, इमरजेंसी में है, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, कि भाई अब डेंजर में हो ना, तो आप ये कोशिश करोगे कि मिनिमम लीड टाइम से भी कम में आ जाए, मतलब बंदा बोलेगा भाई मिनिमम लीड टाइम कम से कम इतना समय तो लगेगा ही लगेगा, पर नहीं मुझे इससे भी जल्दी चाहिए क्योंकि मैं डेंजर में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, तो ये आपको क्वेश्चन में देगा इमरजेंसी लीड टाइम, ये तो देगा ही देगा। अच्छा देखो एवरेज कंजम्पशन और भी हमने पुट किया ना यहाँ पे, जो एवरेज कंजम्पशन आप यहाँ पे लोगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वही लोगे, है ना, और इमरजेंसी लीड टाइम अलग से क्वेश्चन में देगा, बस ये फॉर्मूला।
ये याद रखना ना, इमरजेंसी लीड टाइम जो क्या होगा, मिनिमम लीड टाइम से भी कम में होगा, क्योंकि आप डेंजर में हो। तो आप ये कोशिश करोगे कम से कम समय से भी और कम में आ जाए, क्योंकि इमरजेंसी है। ठीक है, यही है अपने सारे फॉर्मूले इन्वेंटरी कंट्रोल का, मतलब सारा लॉजिक खाता। ठीक है, फिर क्वेश्चन कल से ही बनाएंगे। हाँ वही तो बोला।